शुक्रधरा कला जो है, मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मुझे थोड़ा क्षमा करिएगा, क्योंकि ये सब लाइव करना, ये सब करना मेरे लिए पहली बार हो रहा है। मतलब मैं सीख रहा हूँ असली में टेक्निकल चीजें, लेकिन मैं सीख जाऊंगा। तो मैं आज आप लोगों को शुक्रधरा कला के बारे में बताने के लिए आया हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। तो मैंने यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, और आप लोग अगर कुछ भी बोलना चाहते हैं तो अनम्यूट करके आप लोग अपने अपने विचार यहाँ पे रख सकते हैं। हमारा जो सेशन है यह सभी के लिए है, और ये आपका अपना सेशन है। तो एक मिनट बस रुक जाइए, मैं यहाँ पे लाइव कर देता हूँ। हाँ, हमने शुक्रधरा कला जो है, ये आयुर्वेद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब ये कला है। इसको केवल फर्टिलिटी से रिलेटेड ही समझा जाता है, जो कि ये गलत है। अपने आचार्य लोग जो है शुक्रधरा कला को बहुत ऐसे व्यापक रूप से मानते हैं। अभी आप लोगों को ऐसे स्पर्म्स दिख रहे होंगे, ये मैंने बस आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसा किया है। लेकिन शुक्रधरा कला के बारे में एक मिनट रुकिए। थोड़ा मॉडर्न व्यू और थोड़ा ये, अभी मैं अपने आप को भी दिखाता हूँ। आप लोग मुझे भी देख सकते हैं। और हम लोग ना शुक्रधरा कला के बारे में विस्तार से अभी चर्चा करने वाले हैं। शुक्रधरा कला जो है, यह सप्तमी शुक्रधरा या सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापिनी, मतलब सभी प्राणियों में सभी शरीर में व्याप्त ऐसी शुक्रधरा कला बताइए। सुश्रुत शारीर स्थान फोर्थ अध्याय में 20 नंबर का श्लोक है। इसमें आचार्य लोग को ये कहना है, खासकर सुश्रुताचार्य जी को ये कहना है कि सातवीं जो कला है, कला किसके लिए बनाई गई है? जहां पे कोई चीज भाव पदार्थ ठहरता है तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए कला बताई गई है। तो शुक्रधरा कला जो है, शरीर में शुक्र रुकता है, ठहरता है। तो स्वेद वह कला नहीं बताइए कहीं पर भी, या फिर मूत्र वह कला नहीं बताइए, क्योंकि वो सर्कुलेट होके निकल जाता है। लेकिन स्वेद कभी भी परमानेंट नहीं रहता, मतलब स्थिर नहीं रहता है। परिभ्रमण होता है, ठीक है, लेकिन शुक्र शरीर में रहता है, इसलिए कला बताइए। तो ये सर्व प्राणियों के सर्व शरीर में व्याप्त रहती है। सुश्रुत शारीरस्थान फोर्थ चैप्टर में 21 नंबर का श्लोक में क्या बताया? यथा पयसी सर्पिस्तु गुड़श्च अक्षोरसो यथा शरीरेषु तथा शुक्र निर्णाम विद्यात भिषग्वरः। जैसे दूध में घी रहता है, हम दूध देखते हैं, उबालते हैं, हमें पता नहीं चलता कि घी कहाँ है, लेकिन उसमें घी रहता ही है, सूक्ष्म रूप से रहता है। उसी तरह से गन्ने के रस में गुड़ रहता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता कि गुड़ कहाँ है। उसी तरह से मनुष्य के पूरे शरीर में शुक्र रहता है, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, लेकिन वो रहता है। अब इसके बारे में मॉडर्न व्यू बाद में बात करेंगे। अभी मैं अपने गुरुजी के जो भी विचार हैं, सर ने कभी मराठी में पढ़ाया था, वो मैंने उससे नोट्स बनाया है। आज से कम 15 साल पहले का सर का नोट्स है। 15 साल पहले मैंने सर के क्लिनिक में सब लिखा था, वो मैं आपको बताता हूँ। तो शुक्रधरा कला जो है, ये एक अलग ही कला हमारे आचार्यों ने दी है, जिसका वर्णन जैसे मनोवश स्त्रोतस जो है, वह पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। अगर किसी ने चीटी ने काट दिया पैर में, लाल चीटी जो रहती है या चूटा रहता है, वो काट देता है तो हमें संवेदना होती है सब जगह, मतलब मन वहां पर भी है हमारा। पूरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक, ये कनेक्शन पूरे बॉडी में है। हम उसको बोलते हैं मनोवह स्त्रोतस। उसी तरह से शुक्रधरा कला भी पूरे बॉडी में फैला हुआ है। और इसको जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि एक एक अणुओं से पूरा शरीर बना है, पूरा संसार बना है, वैसे ही चित्त परमाणु, हमारे आचार्यों ने चित्त परमाणु मतलब लिविंग सेल को चित्त परमाणु बोला है। तो उसके बीच में जो लिविंग सेल्स है, उसके बीच में जो कला है, उसको शुक्रधरा कला बोली है। बाह्य और अभ्यंतरता, बॉडी के अंदर भी ये शुक्रधरा कला है, और बॉडी के बाहर भी है, जो हमारे शरीर में वेयर एंड टेयर का काम करती है। जैसे कहीं जख्म हो गया तो वहां पे सेल्स को रीजनरेट करना है, वो कौन काम करता है? तो शुक्रधरा कला काम करती है। शुक्र का आप लोग बोलेंगे ये तो फर्टिलिटी से रिलेटेड है, बच्चा पैदा करने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी हमारे आचार्यों को नहीं कहना है। ये कैसे है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि कोई घाव होता है, जख्म होती है, तो वह धीरे धीरे भरने लगती है। भरने लगती है तो वहां पे शुक्रधरा कला का अंदर जो शुक्र है, वह हीलिंग करता है। अगर वो शुक्रधरा कला जैसे प्रमेह जैसी व्याधियां हैं, जहां पे शुक्र की दुष्टि रहती है ना, तो प्रमेह व्याधि में हीलिंग नहीं होता है, नॉन हीलिंग डायबिटिक वुंड,
वहां पे शुक्र धरा कला दूषित है, वो हील नहीं होता है। मॉडर्न डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये तो हील ही नहीं हो रहा है, गैंग्रीन हो जाएगा, इंसान का डेथ हो जाएगा। जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, जो वाग्भट में बताया है कि 7 धातुओं के 7 कर्म। क्या बताया है? प्रीणनम जीवनम लेपो, स्नेहो धारण पूरणे, गर्भोत्पादश्च धातुनाम, क्रमात् श्रेष्ठम स्मृतम। इसका मतलब यह है कि रस धातु का काम क्या है? प्रीणन कार्य करना। जीवन कार्य करना है रक्त धातु का। लेपन कार्य, कवरिंग का काम कौन करता है? तो मांस धातु। स्नेह का काम कौन करता है? तो मेद धातु। धारण करने का, बॉडी को पूरा धारण करने का काम कौन करता है? अस्थि धातु करता है। अस्थियों में पूरण करने का काम करता है बोन मैरो, तो मज्जा धातु। और गर्भोत्पादश्च, गर्भ की उत्पत्ति करना, वह कौन करता है? शुक्र धातु। अब इसका स्थूल अर्थ तो ले लिया, गर्भ की उत्पत्ति में शुक्र शोणित संयोग से गर्भ उत्पन्न होता है, यह अर्थ हमें सिखाया गया है। लेकिन आचार्य लोग इसका मतलब गर्भ उत्पादश्च, इसका अर्थ और भी डीप में भी बताते हैं, वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। एक सूत्र ये जो वाग्भट ने दिया है कि गर्भ धारण में जो भी करना होता है वो पेशेंट में जो होता है वो ऐसा होता है। और तो जैसे कि गर्भ जो रहता है हमारा, माता और पिता का संयोग जब होता है, तो जैसे हाथ, 2 हाथ 2 पैर और एक सिर, माता के भी है और पिता के भी है। तो जो गर्भ उत्पन्न होगा, नया संतान उत्पन्न होगा शुक्र और शोणित के संयोग से, उसके भी 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, एक सिर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि गर्भ वैसे ही का वैसे ही, मनुष्य का मनुष्य ही उत्पन्न होगा। ये एक अर्थ हो गया। लेकिन हम और आगे बढ़ेंगे, पहले मैं थोड़ा धातुओं का कर्म बताता हूँ। प्रीणन कार्य का मतलब क्या होता है? नरिशमेंट करना। जो भी हम अन्न का सेवन करते हैं वो हमारे बॉडी का न्यूट्रिएंट्स जो है, जैसे ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, जहां जहां ब्रेन को केवल प्योर ग्लूकोज चाहिए, तो वैसे ही हमारे शरीर में षड रसात्मक आहार का सेवन करते हैं हम लोग। तो जो महाभूत का जहां पे जरूरत है वो महाभूत वहां पे पहुंचाया जाता है। हमारी भाषा में उसको ग्लूकोज, प्रोटीन्स, फैटी एसिड, फैट्स, ये सब नहीं बोला जाता है। प्रोटीन, मिनरल्स, ये नहीं बोला जाता है। हम लोग षड रसात्मक आहार लेते हैं और पांच भौतिक आहार लेते हैं। पांच भौतिक शरीर है, पांच भौतिक शरीर में जहां जहां जो चीज की कमी है उसको नरिशमेंट करने का काम कौन करता है? तो रस धातु करता है। पुष्टि करने का काम करता है। पुष्टि मतलब जो चीज क्षय हो रही है उसको बनाने का काम करता है। जीवन कार्य का मतलब है कि जीवन धर्म के लिए जो जो चीजें जरूरी है वो सप्लाई करना। जीवन धर्म के लिए हम लोग सांस ले रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं, तो हर चीज का कुछ ना कुछ वहां पे एक्टिविटी हो रही है। तो ब्लड का जो भी कार्य है, रक्त का काम है, वहां पे जीवन कार्य है। अगर वो रक्त निकल गया तो जीवन कार्य ठप पड़ जाता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब ये जीवन कार्य पे मैं बहुत विस्तार से कभी लेक्चर लूंगा, वो अभी टाइम नहीं है। लेकिन जीवन कार्य जो आयुर्वेद का मत है उस पे बहुत डीप में 1 महीना तक पढ़ाया जा सकता है कि रक्त धातु का जीवन कार्य क्या होता है। वो हम बाद में बात करेंगे। फिर उसके बाद में आता है कि प्रीणन जीवन लेपह। लेप का मतलब क्या होता है? कि कवरिंग करना, मांस की वृद्धि करना है और बॉडी में कवरिंग करना है। स्नेह का काम क्या है? चौथा जो है मेद का। तो स्निग्धांश अगर बॉडी में कम हो रहे हैं तो उसका सप्लाई करने का काम मेद का है। प्राकृतिक रूप से मेद जो है वो हमारे शरीर के जॉइंट्स में है। मेद जो है मतलब जो स्निग्धांश है हमारे बॉडी में, अगर मेद धातु नहीं रहेगा तो किसी को भी चोट लगेगी और हड्डी टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। मसल्स कितना प्रोटेक्ट है, लेकिन वहां पे एडिपोज टिश्यूज जो है वह हमारे एक शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करते हैं और स्निग्धांश देते हैं, जो नॉर्मल हार्ट के फंक्शनिंग के लिए भी जरूरी होता है। ये स्नेह का जो कार्य है बहुत जरूरी होता है। किडनी भी काम कर रही है, स्नेह है इसीलिए। अपने ज्वाइंट्स का मूवमेंट हो रहा है, हाथ घुमा रहे हैं, इसमें भी स्निग्धांश है इसीलिए। अगर स्निग्धांश कम हो गया, वात की वृद्धि हो गई, तो फिर वो कटकट आवाज हो जाएगा, फ्रजाइल होंगे और टूट जाएगा। इसलिए हम लोग बस्ती देते हैं कि उसको स्नेहांश मिले। तो ये मेद का काम होता है स्निग्धांश का सप्लाई करना। उसके बाद में धारण कर्म, अस्थियों का काम है धारण कर्म। जो भी हमारे ऑर्गन्स है उसमें भी अस्थि तत्व है, इसलिए वो धारण है। लीवर भी देखें, पैंक्रियास देखें, उसमें धारण कर्म हो रहा है, तो अस्थि तत्व है ना। व्याप्त, केवल हड्डियों को हम अस्थि तत्व नहीं बोलेंगे, अस्थि धातु नहीं बोलेंगे। वो है हमारे पूरा बॉडी का स्केलेटल को अस्थि धातु धारण कर रहा है। लेकिन हर ऑर्गन का, ब्रेन का भी एक धारण करने का काम है।
तो जो धारत्व काम करता है, धारण करने का काम करता है, वो अस्थि धातु है। तो अब ये जो प्रक्रिया है, रस धातु बन रहा है, रक्त धातु बन रहा है, मांस धातु, मेद, अस्थि, ये सब मज्जा, ये बन रहा है। तो अविरत चल रहा है 24 घंटे, जन्म से मृत्यु तक, 24x7 ये बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। बॉडी को नरिशमेंट कर रहा है, सार्किट विभाजन हो रहा है। अगर रस का क्षय हुआ तो बीमारी हुआ, रक्त का क्षय हुआ तो बीमारी हुआ, पांडु रोग हो गया, मांस का क्षय हो गया तो वेट लॉस हो गया। वो तो क्षय और वृद्धि होते रहेगा, लेकिन इनका कार्य जो है प्राकृतिक रूप से वह कंटिन्यू हो रहा है। फिर ऐसा सवाल आता है कि हम केवल गर्भ उत्पादन के लिए ही शुक्र को क्यों मानते हैं? मतलब वो 9 महीने में उसका काम हो गया, संतान उत्पन्न करने का काम है, और उसके बाद शुक्र का काम खत्म हो गया क्या? या फिर केवल सेक्सुअल एंजॉयमेंट के लिए शुक्र का काम है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। मतलब सारे धातु जो है, धारणा धातु, वह शरीर को धारण भी कर रही है और 24x7 काम भी कर रही है, सर्कुलेट हो रही है, अपना अपना कार्य कर रही है। तो अब शुक्र का मतलब क्या हो गया? शुक्र का मतलब है कि बीज है। एक तरफ अगर हम लोग देखते हैं कि बीज है हमारा, पुरुषों का बीज है, स्त्रियों का बीज है, शुक्र, स्त्री शुक्र, पुरुष शुक्र। तो एक रेफरेंस बताया अपने ग्रंथों में कि शुक्र का काम क्या है। उन्होंने बोला है स्व स्व सदृश पिंड जननम गर्भोत्पाद। स्व स्व मतलब अपने अपने जैसा, पिंड का जनन करने का काम, और गर्भ की उत्पत्ति, ये दो काम। अपने अपने पिंड, पिंड का मतलब है कि एक सेल से दूसरा सेल, जिसको हम सेल डिवीजन बोलते हैं, मायोसिस, माइटोसिस। एलोपैथी साइंस में ऐसा बोला गया है, मॉडर्न साइंस में मायोसिस में सेल डिवीजन होता है, वो तो प्रोसेस है डिवीजन का। लेकिन स्व स्व सदृश पिंड जननम गर्भोत्पाद, मतलब अपने जैसा ही दूसरा उत्पन्न करना, यह काम कौन करता है? तो शुक्र धातु करता है। गर्भोत्पाद का एक अर्थ यह है कि स्व सदृश पिंड जननम, मतलब जैसा वो पिंड है, जैसे मुझे 2 हाथ है, 2 पैर है, दो, एक सिर है, 2 आंखें हैं, 2 कान है, तो मेरा जो संतान होगा वो मेरे जैसा ही होगा। मतलब स्व सदृश, अपने जैसा ही, सिमिलर चीजें उत्पन्न होना, यह काम कौन करता है? तो शुक्र धातु करता है। दूसरा क्या है कि एक परमाणु दूसरे को जन्म देता है। एक एटम दूसरे एटम को जन्म देता है। अब ये एटम मॉडर्न साइंस में देखेंगे तो लिविंग नॉन लिविंग बोलते हैं, वो लोग बोलेंगे नॉन लिविंग है, लेकिन हमारे आयुर्वेद वाले आचार्य बोलते हैं कि चित्त परमाणु है। लिविंग सेल जो है, लिविंग सेल, चित्त परमाणु जो है, वो एक परमाणु, चित्त परमाणु दूसरे सेल को उत्पन्न कर रहा है, उसकी पुष्टि कर रहा है। चरक ने क्लियर यही बात को शारीर स्थान में बोला है, चरकाचार्य जी। इतने इंटेलिजेंट लोग हैं और उनका देखने का दृष्टि भी इतना सूक्ष्म है। मतलब उस जमाने में माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं था, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि शरीर अव्यवास्तु परमाणु भेदेन अपरिसंख्या भवन्ति, तेषां संयोगे विभागे च कारणम वायु कर्म स्वभावेश्च। मतलब शरीर के अवयव जो है वह परमाणु भेद से अपरिसंख्य है, अनगणित है। मतलब उनको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। अब मतलब इतने ज्यादा है ना, वो अपरिसंख्य है। शरीर के अवयव परमाणु भेद से अपरिसंख्य है। तेषाम, उनमें संयोगे विभागे च कारणम, उनमें संयोग होता है और विभाग होता है। मतलब जो मायोसिस माइटोसिस की प्रक्रिया है, संयोग होना, विभाग होना, उससे सेल डिवीजन होना। वायु कर्म स्वभावेश, वायु के कर्म ये स्वभाव से होता है, मतलब नेचर में ये चीजें हैं कि वो सेल डिवीजन होते रहेगा, होते रहेगा। अभी हम हर जगह में सेल डिवीजन होते रहेगा। तो हम इसका विचार करेंगे कि या नहीं करेंगे, कि छोड़ देंगे, यह सोचने वाली बात है। तो हम विचार करेंगे। तो शुक्र धरा कला जब हम विचार करते हैं कि सर्व शरीर में व्याप्त है, मतलब मस्तक से पैर तक, जब शुक्र धरा कला है, तो उसमें क्या क्या अवयव आते हैं? कुछ स्थूल रूप से दिखते हैं, कुछ सूक्ष्म रूप से दिखते हैं। तो जो स्थूल रूप से दिखते हैं और अपने शुक्र व स्त्रोतस के अवयव भी देखते हैं, उनका विचार करते हैं, तो स्थूल रूप से मैं पहले बता रहा हूं। तो शुक्र वह द्वे तयोर मूलम स्तन्यो द्वे स्तन्यो मूलम और वृषणश्च, ऐसे जब बोला है, तो जो स्तन है वह भी शुक्र धरा कला के स्थान में आता है। अभी जैसे कि आप लोग, एक एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ, स्तन को क्यों बोला है शुक्र धरा कला का स्थान। जो भी ब्रह्मचारी लोग होते हैं ना, तो जैसे कि रामकृष्ण परमहंस का आप लोग फोटो देखिएगा,
यहाँ पे जो अक्कलकोट के स्वामी समर्थ महाराज, जिन्होंने पूरी तरह से ब्रह्मचर्य धारण किया, उनके शरीर में इतना शुक्र बढ़ा ना कि उनको स्तनों की वृद्धि हो गई। इसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे गैनेकोमेस्टिया नहीं है, वो विकृति होती है, यहाँ पे प्रकृति है। शुक्र इतना बढ़ जाता है कि स्तनों की वृद्धि हो जाती है। तो स्तनों में शुक्र धरा कला है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इस पे मैं और कभी बताऊंगा कि जब स्तन्य प्रवृत्ति होती है तो शुक्र का क्या रहता है, वो पीएचडी लेवल का है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी इतना देखिए कि शुक्र मतलब, और अगर डीप में जाएंगे तो वो फिर दिशा और दूसरे जगह जाएगा। अभी मुझे शुक्रधारा कला पे ही बात करना है। तो स्तनों में शुक्रधारा कला है, वृषणों में, टेस्टिकल्स में शुक्रधारा कला है स्थूल रूप से, गर्भाशय, गर्भाशय में शुक्रधारा कला है। तो ऐसे इसीलिए जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, अभी अप्लाइड भी मैं बताता हूँ, जब हमारे पास पेशेंट आते हैं कि लो एएमएच है, एंटी मुलेरियन हार्मोन की कमी है, जिसके वजह से ये जो है गर्भ धारणा नहीं हो पा रही है, तो हम लोग क्या दवाई देते हैं? शुक्र बढ़ाने वाली दवाइयां स्त्रियों को देते हैं, क्योंकि स्त्रियों में भी शुक्र धातु है। आर्तव है, आर्तव स्त्रोत अलग है, लेकिन रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, स्त्री शुक्र की कमी है, इसलिए एंटी मुलेरियन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा है। तो हम लोग वहां पे ऐसी दवाएं देते हैं जो शुक्र बढ़ाए, जैसे सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज देते हैं ना आप लोग। जब देते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि एएमएच वैल्यू बढ़ जाता है एक सर्टन एज तक, फिर वो कंसीव होने में सहायता करता है। पुष्प धन्वा रस देते हैं, है ना, पुष्प धन्वा रस भी शुक्र बढ़ाता है। उसके बाद में हम लोग और क्या देते हैं, तो वंग भस्म देते हैं, त्रिवंग भस्म देते हैं, रौप्य भस्म देते हैं। उसी तरह से हम लोग स्वर्ण मालिनी वसन देते हैं। मतलब हम लोग शुक्र बढ़ाने वाली, स्त्री शुक्र बढ़ाने वाली दवाइयां देते हैं, तो उससे एएमएच वैल्यू अच्छा हो जाता है। या आप लोगों ने प्रैक्टिस में देखा होगा। तो गर्भाशय भी शुक्र धरा कला का एक अवयव बताया स्थूल रूप से। गर्भाशय के संपूर्ण उपभाग जो है, फेलोपियन ट्यूब हो गया, ओवरीज हो गया, जो अपना गर्भाशय का सर्विक्स हो गया, पूरा बॉडी हो गया, वजाइना हो गया, ये सब शुक्र धरा कला के अंडर में आता है। डिंब ग्रंथि, ओवरीज हो गया, वो सब आ गया। उसके साथ में सूक्ष्म रूप और स्थूल रूप, सबसे संपूर्ण शरीर में आप पाद तल मस्तक, जो शरीर है हमारा मनुष्य शरीर है, सब शुक्र धरा कला के अंडर में आता है। और जो शरीर के चित्त कोश या चित्त परमाणु है, वह सब शुक्र धरा के कंट्रोल में आते हैं। जब इंसान का शुक्र क्षय बहुत ज्यादा होता है तो चेहरे का ओज कम होने लगता है, उसकी इम्यूनिटी वीक होने लगती है ना, तो वह इंसान मृत्यु तक चला जाता है। शरीर में जो हृदय में जो अष्ट बिंदु ओज है वो कम होने लगता है। तो शुक्र धरा कला अगर जितना अच्छा रहेगा और शुक्र धातु जितना अच्छा रहेगा, उतना हर्ष रहेगा, इंसान खुश रहेगा, उतना उसको काम करने की मतलब एक प्रेरणा मिलेगी, उसको नए नए आइडियाज आएंगे, इनोवेटिव आइडियाज आएंगे। तो इसीलिए शुक्र धरा कला का महत्व है। अब एक एग्जांपल से बताते हैं कि जो प्रमेह विकार है, वह पूरे शरीर का प्रमेह विकार है, कोई एक भाग का विकार नहीं है। कोई वैद्य के पास आके कोई बोलता है क्या कि मेरे को डॉक्टर साहब एक अंगूठे का मुझे डायबिटीज हुआ है, या मेरे इंडेक्स फिंगर का डायबिटीज हुआ है? कोई बोलता है? कभी सुना है? यह पूरे शरीर का विकार है, प्रमेह विकार, डायबिटीज, मधुमेह हम जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ये कला पूरे बॉडी में है, पूरे बॉडी को ये होती है। तो एक कला अगर कहीं खराब हो रही है तो वो पूरे बॉडी को हैम्पर कर रही है। अगर कोई जख्म नहीं भर रहा है तो वहां पे पूरी शुक्र धरा कला की दृष्टि है, तो उस पे चिकित्सा किया तभी वो ठीक होगा, नहीं तो हीलिंग होगा ही नहीं। और अगर नॉन डायबिटिक पेशेंट है, हीलिंग हो रहा है, तो उसका शुक्र धरा कला कंट्रोल कर रही है और वो हील कर रहा है, नए सेल बना रहा है। वहां पे जो ग्रेनुलेशन टिश्यू बना रहा है, कौन बना रहा है? शुक्र धरा कला बना रही है। अब इसमें विकृतियां स्थूल रूप से क्या दिखती हैं? मैं स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप दोनों तरह से बता रहा हूं। अगर शुक्र धरा कला की विकृति आती है तो क्लैब्यता आती है, इंसान पोटेंट है लेकिन वो मैथुन कर नहीं पा रहा है, क्लिबता है, क्लैब्यता है, उसको मानसिक उत्साह नहीं हो रहा है। शुक्र धरा कला दृष्टि है, शुक्र शय है, तो उसमें कोई उत्साह नहीं होगा, वो डल होगा बहुत ही ज्यादा। हर्षण, हर्षण नहीं होगा, अहर्षण जो बोलते हैं, मतलब उसका माइंड का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, शरीर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, और बुद्धि का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। शुक्र धरा कला अगर अच्छी है
शुक्र धातु अच्छा है उसके बॉडी में, अच्छा क्वालिटी का शुक्र पूरे शरीर में है, तो वह मन से भी स्वस्थ रहेगा, शरीर से भी स्वस्थ रहेगा, और बुद्धि से भी स्वस्थ रहेगा। ये बात जो है ये बहुत मतलब ध्यान देने वाली बात है। जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, बिजनेस आइकॉन होते हैं, वो लोग जो रहते हैं, वो लोग अपने काम में इतने बिजी रहते हैं, तो उनके डिसीजन इतने स्ट्रांग होते हैं, मन से भी वो एकदम कूल रहते हैं, और जो डिसीजन लेते हैं वो इतना अच्छा डिसीजन होता है कि पूरी कंपनी, हजारों करोड़ों की कंपनी को वो पूरा चलाते हैं। जो अंबानी अडानी वो लोग कैसे, मतलब उनका जो शुक्र धरा कला है वो बहुत ही अच्छा है। इसलिए बुद्धि का स्वास्थ्य होना भी बहुत जरूरी होता है। अगर ये शुक्र धरा कला अगर विकृत है तो बेचैनी रहेगी, उसका परिणाम गर्भ की विकृति पे भी आएगा। तो रुग्ण का जो गर्भ होता है वह गर्भज होता है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ विकृतियां आती हैं। तो पेशेंट जो है अपने आप जब अल्ट्रासोनोग्राफी करा के लाते हैं, तो गर्भ जो रहता है वो विकृत दिखाई देता है। आजकल तो 3D 4D टेक्नोलॉजी आ गई है कि माता माता के पेट में ही हम पता लगा लेते हैं कि गर्भ में क्या विकृतियां हो रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गर्भ का एक उंगली का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, या कोई अंग नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम गर्भावस्था में शुक्र धरा कला को मान के अगर हम चिकित्सा देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी पर जैसे IUGR होता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लघु मालिनी वसंत देते हैं, 3 महीने में, पहले 3 महीने में लघु मालिनी वसंत शुक्र धरा कला पे वो काम करके IUGR में ग्रोथ रिटार्डेशन है उसको ठीक करती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर जब होता है, चौथा से छठवां महीना, उसमें मधुमालिनी वसंत देते हैं माता को। और तीसरा ट्राइमेस्टर जब होता है उसमें हम लोग स्वर्ण मालिनी वसंत देते हैं, वो शुक्र धरा कला को अच्छा करती है और बच्चे का ग्रोथ अच्छा हो जाता है। तो एक ऐसे एग्जाम्पल है कि एक हमारे सर के पास, मैं एक सर के पास जाता था, जब मदगनी सर के पास तो जाते ही था, एक और सर के पास जाता था। तो उनके पास एक पेशेंट है, कपल है। तो उन्होंने कहा कि माता जो है वो अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर में है, और ऐसा पता चल रहा है, फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में भी आए, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में उतना पता नहीं चला, वो सर के पेशेंट थे। थर्ड ट्राइमेस्टर में ऐसा पता चला कि बच्चे का जो स्काल्प है ना वो ऐसे झुका हुआ था, उसका डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है। तो अभी उसमें हम लोग MTP जो रहते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब टर्मिनेट करना, एबॉर्शन करना, वो भी नहीं कर सकते हैं। अगर बच्चे का स्काल्प अगर झुका हुआ है तो वो बच्चा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए दुनिया में, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ऐसा केस हमारे सर के पास आया। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, ये फेसबुक पे लाइव हो रहा है ना? हाँ, लाइव हो रहा है। मैं आप लोग को एग्जांपल से बताता हूँ कि शुक्र धरा कला का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो हमारे वो सर जी ने क्या किया कि जो कच्चा नारियल होता है, मतलब जो हम लोग जैसे वो पीते हैं ना, नारियल पानी पीते हैं, तो उसको मराठी में शहाड़ बोलते हैं। तो बड़ा नारियल जो होता है उसको जब हम पूरा पानी पी लेते हैं, उसको काटने के बाद एक झिल्ली जैसा तत्व रहता है और एक मलाई रहती है। आप लोगों ने वाइट कुछ खाया होगा, जब पानी निकालने के बाद जो अंदर मलाई होती है, वो चिपका हुआ पार्ट जो होता है ना, वो हमारे सर ने वो प्रेग्नेंट लेडी को दिया, थर्ड ट्राइमेस्टर में दिया, जिसके बच्चे का स्काल्प अंदर झुका हुआ था। तो जब वो दिया तो 1 हफ्ते के बाद फिर से सोनोग्राफी करके देखा गया, तो वो पूरा आ गया था। तो वह नारियल का शुक्र जो था उस तरह से उन्होंने दिया। नारियल का जो मलाई होता है, जो पानी निकालने के बाद जो मलाई खाते हैं, वह दिया गया, और शुक्र धरा कला पे काम किया गया, युक्ति पे। तो उसका पूरा स्काल्प अच्छा हो गया और विकृति भी चला गया। तो शुक्र धरा कला अगर विकृति होती है तो बच्चे को गर्भ की विकृति होती है, गर्भ से ही विकृति होती है। तो ऐसा रोगी जो होता है ना, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया और आयुर्वेदिक चिकित्सा नहीं किया गया, क्योंकि एलोपैथी साइंस नहीं मानता है ये सब चीजें, कला वगैरह नहीं मानता है, तो बच्चा जो होगा वो क्लिप होगा, मतलब वो मैथुन करने में असमर्थ होगा, दुर्बल होता है, अल्पायु बच्चा होता है, उसकी आयु कम होती है, वह विरूप होता है, मतलब देखने में भी अच्छा नहीं रहता है, कुछ अजीब तरह का अगली फेस, अगली बॉडी ऐसा रहता है। और वो जो हम शुक्र सारता देखते हैं, तो जो जो घटक जो रहते हैं शुक्र सारता इंसान के, वह सब घटक कम रहते हैं वो बच्चे को, अगर शुक्र धरा कला जो है।
मेम्ब्रेन जो है उसका डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ। तो इसमें कभी कभी ऐसे होता है कि शुक्र धरा कला अगर अच्छी नहीं है तो गर्भ स्त्राव हो जाता है या गर्भपात हो जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से गर्भ स्त्राव मतलब है कि 1 से 1.5 महीने प्रेगनेंसी के बाद ही जब स्त्राव रूप में निकल जाए तो उसको गर्भ स्त्राव बोलते हैं, मिस कैरेज। और गर्भपात मतलब आकृति आने के बाद, बच्चे का बॉडी बन गया, आकृति आने के बाद जब वो बच्चा अबॉर्ट हो जाता है उसको गर्भपात बोलते हैं। तो कभी कभी बच्चा जो होता है उसकी पूरे माता की शरीर की और बच्चे की शरीर की शुक्र धरा कला जो होती है संक्रमित हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, कभी कभी अलग अलग विषयों से उसको संसर्ग हो जाता है, टॉक्सिक टॉक्सिन्स चले जाते हैं, विष। तो जैसे कि उपदंश का या फिरंग का विष चला गया, सिफिलिस गोनोरिया का विष चला गया, या कुछ और तरह के विष चले गए। कब आजकल तो ये भी हो रहा है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो बच्चे को सरवाइव, आजकल इंजेक्शन आ गया है, लेकिन एक तरह से कंपैटिबिलिटी जो रहती है ब्लड ग्रुप का वो अगर नहीं हुआ, माता का ब्लड ग्रुप निगेटिव है बच्चा पॉजिटिव है, तो अगर वो संक्रमित हो गया तो बच्चा डेथ हो जाता है। अगर वो टॉक्सिन्स पावरफुल है, टॉक्सिन्स ये है कि जो शरीर के लिए साथ में नहीं है, वो सारी चीजें टॉक्सिन्स है शरीर को जो नुकसान करती हैं। तो अगर हम आयुर्वेद के विचार अगर, और क्या है ना, हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सा लोग ये विष का विचार ही नहीं करते हैं, जबकि हर व्याधि में विष का विचार जरूर हमें करना चाहिए। तो उसमें भी विष जो रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। जैसे सिंपल विष रहेगा, गर विष, दूषी विष, सिंपल रहेगा, थोड़ा स्ट्रांग रहेगा, बॉडी में उसका इफेक्ट है, और थोड़ा स्ट्रांग रहेगा, और पावरफुल विश, तो उसके वजह से बॉडी पे इफेक्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, एक बीमारी हमारे शुद्र रोगों में बताइए, विस्फोट नाम की बीमारी बताइए। वह उसमें जितना सांप का टॉक्सिन होता है ना, उतना टॉक्सिन बॉडी में उत्पन्न हो जाता है। सांप के जहर जैसा विस्फोट नाम की व्याधि में टॉक्सिन हो जाता है, पूरे बॉडी में ऐसे ऐसे विस्फोट की तरह पूरा रैशेस आ जाते हैं। तो अगर वो कंट्रोल नहीं किया गया अगध द्रव्यों से, या उसका शोधन नहीं किया गया, तो रोगी चल बसता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो और या फिर वो ठीक ही नहीं होता है, या हमने प्रैक्टिस में देखा है, अपने गुरुजी के क्लिनिक में देखा है। तो विषजन्य उसमें विकृति आती है, और ये विषजन्य विकृति शुक्र धरा कला तक जाके और पूरा मतलब नष्ट करती है। और ये जो शुक्र धातु है, शुक्र धरा कला, ये बहुत ही स्ट्रांग और रीजनरेट करने वाली एक कला है। मतलब बॉडी में जहाँ हीलिंग का होता है काम, एक जैसे कि जख्म हो गया और उसको ग्रेनुलेशन टिश्यू आके हील करना है कोई भी चीज को। जब हम बोलते हैं शीर्यते तत् शरीरम, जो हमेशा शरण हो रहा है वो शरीर है। तो लेकिन वो शरण हो रहा है, लेकिन शुक्र धरा कला उसको रिपेयर भी करते जा रही है, उसको बनाते जा रही है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक उसको जो रिपेयर करती है वो कौन है, तो शुक्र धरा कला है। उसी तरह से शुक्र धरा कला की अगर दुष्टि होती है तो ओज क्षय भी होता है, क्योंकि आगे का जो है सार भाग वो ओज है। अगर शुक्र धरा कला विकृत है तो ओज क्षय भी होता है, राजयक्ष्मा होता है, और बाद में मरण होता है, रोगी मर जाता है। अगर ये कला की दृष्टि को ध्यान में रखा जाए तो हम लोग चिकित्सा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो जब हम चिकित्सा करते हैं तो दीपन, पाचन, अनुलोमन और अगत द्रव्यों का भी प्रयोग करना चाहिए। उसके साथ में कुछ ऐसे द्रव्य देने चाहिए, वृश्य द्रव्य तो है, वृश्य वाजीकरण द्रव्य हैं जो सेक्सुअल चीजों को ठीक करते हैं, लेकिन इस तरह से विचार किया जाए कि केवल शुक्र धरा कला सर्व शरीर व्यापिनी, उस पे काम करना है। तो दूध सबसे अच्छा शुक्र धरा कला को अच्छा करती है, बृहण करती है। घी शुक्र धरा कला पे काम करती है। दही, रात को दही नहीं खाना चाहिए, नियम के हिसाब से दही खाने से शुक्र धरा कला अच्छी होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी के कितने बच्चे हैं, 6 बेटियां 2 बेटे, 6 है कि 8 है पता नहीं, लेकिन वो दूध और दही खाने वाले हैं, इंसान हैं, इतने मजबूत हैं। तो जो लोग दही खाते हैं, दूध खाते हैं, श्रीखंड खाते हैं, उनकी शुक्र धरा कला अच्छी होती है। ये साइंस है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरह से यष्टि मधु संधानीय गण में बोला है, लेकिन इसका काम डायरेक्ट शुक्र धरा कला को अच्छा करता है। अगर कहीं जख्म हो गया है, आप यष्टि मधु घृत का सेवन कराइए, बस्ती के रूप में यष्टि मधु घृत दीजिए, जल्दी जल्दी अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह हील होता है। क्यों? क्योंकि वो शुक्र धरा कला को ताकत देता है, उसको अच्छा बनाता है, एपिथेलियल लाइनिंग जो है उसको अच्छा करता है, हीलिंग करता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू को बनाता है। ये यष्टि मधु इतना बढ़िया द्रव्य है, ज्येष्ठ मधु। उसी तरह से कुष्मांड,
जो पेठे का मिठाई हम लोग खाते हैं, आगरे का पेठा, उसमें भी इतनी ताकत होती है कि कुष्मांड, कुष्मांड रसायन वगैरह खाते हैं, पेठा खाते हैं। तो जो राज्यक्षमा के रोगी हैं या मस्तिष्क में कोई बीमारी है, अपस्मार, उन्माद है, उनको हम पेठा का मिठाई खाने को बोलते हैं। तो वहां पे जो ब्रेन एट्रोफिक चेंजेस हो रहा है या फिर उसको फिट्स आ रहे हैं, अपस्मार हो रहा है, वह पेठा के मिठाई से ठीक होता है। तो मतलब ये शुक्रधारा कला पे बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह से कौंच बीज, कौंच बीज जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग पार्किंसन के बीमारी के शिकार होते हैं, तो उनको ये देते हैं लेवेडोपा वगैरह, और झंडोपा करके एक झंडू कंपनी का बनाया हुआ है कौंच बीज, उसमें नेचुरल डोपामाइन रहता है, पॉजिटिव हार्मोन सिक्रिएट करता है। तो यह आयुर्वेद में शुक्र धरा कला को अच्छा करता है। इसलिए कौंच बीज का प्रयोग अगर जो लोग करते हैं, उनका हीलिंग कैपेसिटी जो है वह हमेशा अच्छा रहता है। उसी तरह से खंड शर्करा मिश्री जो रहता है, धागे वाली मिश्री जो रहती है वो सबसे अच्छी रहती है, पवित्र होती है। पूजा में हमेशा धागे वाली मिश्री का प्रयोग किया जाता था। उसका ये था कि शुक्र धरा कला को अच्छा करना है। फिर स्वर्ण भस्म, इसलिए हम लोग स्वर्ण कल्पों का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी बताएंगे कि जहां पर भी स्पाइनल इंजरी होती है या फिर जहां पे क्षयात्मक संप्राप्ति होती है या अभिघात जन्य संप्राप्ति होती है, वहां पे सिद्ध मकड़ द्वारा स्वर्ण मालिनी वसन, स्वर्ण कल्पों का कितना अच्छा इफेक्ट होता है। वो सेल्स रीजनरेट करते हैं। जैसे डायबिटिक अगर न्यूरोपैथी है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, डायबिटिक किडनी फेलियर है, डायबिटीज के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, तो उसमें वसंत कुसुमाकर स्वर्ण कल्प का हम लोग प्रयोग करते हैं, सर्वतोभद्र रस का प्रयोग करते हैं, तो वो हीलिंग करता है। नॉन हीलिंग डायबिटिक वुंड है, वहां पर भी स्वर्ण भस्म का प्रयोग करें, स्वर्ण कल्पों का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से रजत भस्म जो है, रौप्य भस्म, चांदी का भस्म, यह भी शुक्र धरा कला को बहुत ही अच्छा करती है। और इसीलिए पहले के जमाने में चांदी का पायल या फिर मिठाइयों में चांदी का वर्क जो डाल के दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है। चांदी खाने का मतलब क्या है कि शुक्र धरा कला अच्छी रहे और हमारे बॉडी में जो भी वेयर एंड टेयर है, जहां पर भी जख्म हो रहा है, उसको जल्दी जल्दी हील करे, इम्यूनिटी को बढ़ाए, बॉडी को स्ट्रांग करे। इसलिए चांदी का हमारे आचार्य लोगों ने, पेड़े का मिठाई होता है, बर्फी होता है, उसमें चांदी का वर्क डालते हैं। कितना बड़ा साइंस है इसके पीछे। इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो मोती पिष्टी, मोती का जो पिष्टी होता है, जो गुलाब के जल में चंद्रपुटी देके बनाया जाता है, वो इतना बढ़िया होता है। प्रवाल, प्रवाल जो समुद्र के नीचे रहता है, वह भी शुक्र धरा कला को अच्छा करता है। उसके बाद में अकीक भस्म, अकीक पिष्टी, यह भी शुक्र धरा कला को अच्छा करता है। फिर संगेयश्व, संगेयश्व नाम का जो भस्म होता है, वह भी शुक्रधरा कला को अच्छा करता है। उसके बाद में फलों में और मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन में अनार जो है, दाड़िम, वह शुक्रधरा कला को अच्छा करता है। दाड़िम को केवल रक्त धातु को बढ़ाने के लिए मत सोचिए। जो लोग का भी इम्यूनिटी बहुत डाउन है, वो लोग कमजोर हैं, उनका हीलिंग नहीं हो रहा है कोई भी बीमारी से, उनको आप अनार खाने को दीजिए, इतना बढ़िया द्रव्य है। और दाढ़ी मध्य घृत दीजिए या अनार खाने को दीजिए, उनका शुक्र धरा कला अच्छा होगा, हीलिंग जल्दी होगा। फिर जो लाजार होता है, जिसको हम हिंदी में खील बोलते हैं, मराठी में लाहिया बोलते हैं, जो धान से बनाया जाता है, तो लक्ष्मी माता का जब पूजन किया जाता है तो बतासा और खील ये चढ़ाया जाता है। लावा बोलते हैं कहीं कहीं, या लाहिया बोलते हैं, या फिर खील बोलते हैं। ये अगर खाने को दिया जाए, बड़े बड़े बीमारी में, एट्रोफिक चेंजेस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या फिर डीमाइलिनेटिंग डिजीज है, नर्व की जितनी बीमारियां हैं जहाँ एट्रोफी हो रहा है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जहां पे भी क्षयात्मक संप्राप्ति हो रही है, नर्व रिलेटेड, मसल रिलेटेड, कोई अस्थि रिलेटेड, वहां पे शुक्र धरा कला को अच्छा करना है तो लाजा जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से सारस्वत चूर्ण जो है, वह मेद्य है, रसायन है, सब ठीक है, लेकिन उसका भी कार्य शुक्र धरा कला पे होता है। एक मुंडी नाम की वनस्पति है, उसका चूर्ण प्रयोग करना है। इसी तरह से शुक्र धरा कला अगर अच्छा करना है हमें, बॉडी का इम्यूनिटी भी बढ़ाना है, पुरुषत्व भी बढ़ाना है, और हमें शुक्र धरा कला को बेस्ट करना है। पहले के ऋषि मुनि जो थे ना, वो 5,000 साल तक जीते थे, 1,000 साल तक जीते थे। आजकल की आयु क्या है, 70-80 में लोग चले जाते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है शुक्र धरा कला कितनी इंपॉर्टेंट है। और जितना शरीर में शुक्र अच्छा रहेगा, कला अच्छी रहेगी, उतना आयु ज्यादा रहता है। तो उसके लिए विषग्न द्रव्य भी जो है, वो शुक्र धरा कला को क्लिंजिंग करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो विषग्न द्रव्यों में सारिवा है, लोद्र है, मुस्ता है, नागरमोथा, तगर है,
रोहितक है, जटामांसी है, यष्टि मधु है, कुष्ठ नाम की वनस्पति है, गैरिक भस्म है। यह सब द्रव्य विषग्न होते हैं। ये विष को लेके उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। फिर से मैं बताता हूं तो सारिवा, लोद्र, मुस्ता या नागरमोथा, तगर, रोहितक, जटामांसी, यष्टि मधु, कुष्ठ और गैरिक, ये विषग्न द्रव्य होते हैं। उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और हर शुक्र धरा कला के पेशेंट जो हमारे पास आ रहे हैं, जैसे वेरिकोसील के भी पेशेंट आ रहे हैं, उनका वेरिकोसील हो गया है और वो इनफर्टिलिटी के पेशेंट है, हम उनको ट्रीटमेंट देंगे वेरिकोसील का। या सीमेन काउंट कम है, अजोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है, लेकिन उन सबको भी ये सारे विषग्न द्रव्य देने चाहिए। कहीं ना कहीं विष जाके शुक्र व स्त्रोतस और कला को दूषित कर रहे हैं, इसलिए वो कंसीव नहीं कर पा रहे। पुरुषत्व की कमी है, बाकी तो खाते पीते सब कुछ है, लेकिन कला की दृष्टि है। इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि वायरल इन्फेक्शन होता है, महामारी आती है, स्वाइन फ्लू, फिर कोरोना वायरस, जीका वायरस। ये सब जो होता है वहां पर भी शुक्र धरा कला की दृष्टि होती है। उसी तरह से जो श्लेष्म धरा कला है, जो फुफ्फुस है, श्वास वाहिनियां है, वहां पे कफ चिपका हुआ रहता है। तो जैसे कोरोना टाइम पे बोला गया, गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल निकाला गया कि आप हाथ धोइए, मुंह धोइए, स्नान करिए, मास्क पहनिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। ये सब सही है, लेकिन धातु और कला, इनकी शुद्धि जब तक नहीं होती है, वह वायरस अफेक्ट करेगा और बॉडी को और डैमेज करेगा। तो उसके लिए आप वैक्सीन लगाइए या कुछ करिए, उसका इफेक्ट बॉडी पे आएगा ही आएगा। तो इसीलिए हमें कलाओं को शुद्ध करना, यह चिकित्सा करना चाहिए। अब आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए प्लीज। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। डॉक्टर कंचन मैडम, आपने लेक्चर सुना, आपको कुछ बोलना है इस टॉपिक पे? कृपया आप कुछ बोलिए मैम, कंचन मैम। प्रणाम सर। बहुत अच्छा सर, बहुत ही अच्छा बताया आपने। इतना मतलब मैंने तो नहीं सोचा था कि हर एक कला पे जो एक लेक्चर हो रहा है ना सर, बहुत ही अच्छा हो रहा है। इतना डीप में सच में किसी ने पढ़ाया भी नहीं होगा, और इतना अच्छा पढ़ाते हो ना आप कि पूरा एक एक क्लियर हो जाता है। मतलब शुक्रधरा कला, बस मैंने तो अभी तक यही सोचा था कि जैसे कि ये स्पर्म रिलेटेड है, या मतलब स्त्री में जैसे स्त्री बीज है, गर्भाशय है, यहाँ तक ही सीमित मैं सोचती थी। जैसे स्त्री में स्तन है तो वो एक शुक्रधारा कला में मैं समझती थी। पर आपने इतना सुंदर उसको मतलब एक्सप्लेन किया है ना कि हर एक चीज क्लियर हो गई। मतलब हर चीज हर एक व्याधि जब हम ट्रीट करते हैं तो हमें इसका बहुत अच्छा उपयोग होने वाला है। आप हमेशा बोलते थे कि मतलब कि कोई जहाँ पे हमें न्यू सेल्स डेवलप करनी है वहां पे हमें शुक्र ही अच्छा करना है। मतलब एकदम सही है सर। मैंने बहुत सारे पेशेंट में जस्ट आपको सुन सुन के, जैसे एक पेशेंट था मेरा कि ईयर ड्रम परफोरेट हो गया था। तो उसमें मैंने शुक्र जैसे कि हर एक सेल को हमारी अच्छा करता है। शुक्र अगर हमारी बॉडी में अच्छा हो तो वहाँ पे रीजनरेशन होना स्टार्ट होता है। तो मैंने उसको बाकी मेडिसिन तो हमारी जो हम यूज करते हैं, जैसे सारीवादी वटी है, चंद्रप्रभा वटी है, इसके साथ मैंने उसको शुक्र जनन गण वाली जो मेडिसिन है उसकी पूरा काढ़ा बना के उसको पिलाया था। तो सर उसका 3 महीने में वो ईयर ड्रम पूरा रीजनरेट हो गया। मतलब उसको मैं हमेशा बोलती थी कि मुझे बताना कि आपको प्रॉब्लम कुछ हो रही है क्या अभी। पर वो ना मतलब उसको समझ में ही नहीं आता था कि वो ईयर ड्रम हील हुआ या नहीं हुआ। पर हमने वो ऐसे ही उसको लग रहा था कि ये ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो ईएनटी के पास जाके उसने फिर से चेकअप किया तो उसका पूरा ईयर ड्रम सर हील हो चुका था। मतलब बहुत ही अच्छा बताया कि हमें हर एक चीज को अगर हम मतलब हर व्याधि को हम ट्रीट कर रहे हैं तो उसको कितने अच्छे से समझना है। हमारी दोष धातु मल को समझना है हमें। कौन सी कलाएं उसमें इन्वॉल्व है, कौन सा स्रोत उसमें इन्वॉल्व है। हम अगर अच्छे से सोच के हम ट्रीटमेंट करें तो हम मुझे लगता है कि हम हर एक बीमारी में, जो जहाँ पे एलोपैथी काम करना बंद कर देती है वहां पे आयुर्वेद स्टार्ट हो जाता है। ऐसे मैं कहूंगी कि हम हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हाँ, भले ही वो हो सकता है कि असाध्य बीमारी भी हो तो भी हम शायद उसको एटलीस्ट कुछ राहत दे सकते हैं। हम नहीं ऐसे बोलेंगे कि हम इसको 100% ठीक कर पा रहे, पर उसको एटलीस्ट हम 80% ठीक कर दे, 90% ठीक कर दे तो हम बिल्कुल अच्छे से ठीक कर सकते हैं सर।
जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छा बताया सर आपने। और दूसरा बात है कि अगर हम लोग थोड़ा स्त्रोतस के बारे में स्थूल रूप से देखें, तो ऐसा बताया है कि शुक्र जो है, पुरुष का शुक्र जो है मूत्र मार्ग से रास्ते से बाहर निकलता है, और प्रसन्न मन और स्त्री संग करने वाले पुरुष का शुक्र जो है, वह स्त्री के संग से उत्पन्न हर्ष के कारण बाहर आता है, यह हमें मालूम है। तो शुक्र धरा कला को सर्व शरीर व्याप्त माना गया है। स्त्री और पुरुष दोनों में इसकी इसकी स्थिति कही गई है। यह वस्तुतः साइकोसोमेटिक रिएक्शन जब होता है सेक्सुअल बिहेवियर के तरह, तो हमें दिखता है बाहर निकल रहा है, लेकिन इसका कार्य अंदर भी होता है, जो हमारे आचार्य लोगों ने पूरा देखा है। तो बॉडी में रीजनरेट करना है, कोई भी चीजों को नया बनाना है, ये काम कौन करता है? स्व स्व सदृश पिंड उत्पत्ति, अपने अपने जैसा चित्त परमाणु की उत्पत्ति कौन करता है? तो शुक्र धरा कला करता है। ये एक तरह से मेम्ब्रेन होता है जो गैमेटोजेनेसिस वो काम करता है। तो इसका हमें जरूर इंपॉर्टेंस रखना चाहिए। पुराने वैद्य जो है, वह कोई भी क्षयात्मक संप्राप्ति हो, कोई भी व्याधि हो, क्रॉनिक व्याधि हो, उसको शुक्र धरा, शुक्र धातु पे काम करते हैं, और उनको फास्ट रिजल्ट आता है। इसीलिए हम लोग स्वर्णकल्प वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो अच्छा रिजल्ट आता है। अब इस पे प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपको आज के लेक्चर से कुछ बोलना है तो बोलिए सर। प्रणाम सर। जी प्रणाम सर, बताइए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ सर, आपने बहुत अच्छा बताया। जैसे कि आपने बताया कि शुक्र की मतलब शुक्र अगर अच्छा होगा तो एक निश्चित ही एक स्वस्थ और आयुष्मान संतान की उत्पत्ति होगी। और इसका एक लेटेस्ट उदाहरण मेरा अभी 3 महीने पहले ही वाला एक केस था, जिसमें करीबन मेल मेल और फीमेल दोनों इनफर्टिलिटी का केस था वो, जिसमें 32-33 साल की एक महिला थी जिसको बच्चे नहीं हो रहे थे। और हमने यहाँ पे शुक्रधारा कला पे ही काम किया। फीमेल को भी पूरी वीरवर्धक और शुक्रवर्धक दवाइयाँ दी गई, दीपन पाचन वातन अनुलोमन करके। और फीमेल के और मेल के लिए भी हम ये सब सिद्ध मकरंद स्वर्ण वसंत मालती, अश्वगंधा शतावरी घृत, अश्वगंधा शतावरी ताल मखाना कौच बीज, ये सब दवाइयाँ दे के ही उनको 3 महीने के बाद एक करीबन 3.25 किलो का बच्चा नॉर्मल डिलीवरी डिलीवरी से हुआ। तो यहाँ पे इतना ज्यादा शुक्र कला का महत्व है कि बिना इसके मतलब एक स्वस्थ बच्चे का होना बहुत मुश्किल है। दूसरा सर, आपने भी जैसे बताया कि शुक्रधारा कला को अच्छा बनाने के लिए जो मेडिसिन बताई, उसमें कुछ मेडिसिन मैं और ऐड करूंगा। सर, इसमें स्वर्ण चांदी लोहा त्रिभंग भस्म, मोती पित्ती प्रवाल पिष्टी अश्वगंधा मूसली, ऋतवक जटामांसी आंवला सालम मिश्री दूध मक्खन मलाई जीवक मेदा महामेदा काकोली क्षीर काकोली शतावरी ताल मखाना, आपका सतु गिलोय जस्टी मधु बबूल की फलियां नारियल सेमल मूसली मोचरस गोखरू अश्व। सर आपका आवाज कट गया। सर आपका आवाज, किसी को प्रशांत भट्ट सर की आवाज आ रही है क्या? शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। और किसी को कुछ बोलना है? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आपका आवाज चला गया। महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पर? मैं ये कह रहा था, मेरे हिसाब से इसको जो अपन शुक्रधरा कला बना रहे हैं, इसको अपन को ऊर्जोधरा कला के हिसाब से सोचना चाहिए। क्योंकि इसमें जो शुक्र क्षीण के लक्षण बताए हैं, उसमें बताया है कि शुक्र चिराग प्रसिद्ध शुक्रम स्वर्णतम युक्त है। शुक्र के क्षीण होने पर शुक्र स्राव देर से होता है, शुक्र स्राव रक्त होता है, और या फिर उसमें मेड और ब्रस्ट में पीड़ा लोहित आकृत होती है। क्योंकि सबसे जो नजदीक का रास्ता है शुक्र ओज बढ़ाने का, वो है शुक्र। और शुक्र के क्षय होने से ओज का भी क्षय होता है, और उसके लक्षण भी उसी प्रकार से आते हैं। जैसे इसमें ओज के जो क्षय के लक्षण आए हैं, वो सब शुक्र के क्षय होने पर लक्षण आते हैं। इसका ओज के क्षय के लक्षण में जैसे मनुष्य त्रसित रहता है, हीन बल होता है, अकस्मात चिंता करता है, हृदय प्रदेश में व्यथा होता है, मलन कांति होती है, उत्साह रहित होता है, रूक्ष होता है। तो ये सारे लक्षण जिसका शुक्र क्षय हो जाता है, या शुक्र धरा कला का जिसका क्षय हो जाता है, उसको लक्षण आते हैं। क्योंकि वो सारी क्रियाएं रक्त से भी होती हैं, लेकिन वो शुक्र से इसलिए जल्दी होती है क्योंकि शुक्र के बाद में ही ओज का आता है। तो सबसे पहले नजदीक का जो रास्ता है, जैसे कोई नाली है कोई गली है, उसमें सबसे पहले जिस रास्ता से शुक्र निकल रहा है, जो चीज निकल रही है, उससे उसका उसमें से वो कमी हो जाएगी।
तो मेरे हिसाब से इसको ओजो धरा कला को अपन को ट्रीट नहीं करके उसको, सर, वो उसका जो काम भी तरह, यही है, नई नई सर सेल्सों का निर्माण करना, नई नई आपका चीजें हर बात सही है सर, विस्तार लेकिन करना। सर आपका हर बात सही है, लेकिन ओजो धरा कला ऐसा नहीं बताया, क्योंकि ओज जो है वो स्थिर नहीं है। हमारे आचार्य लोगों ने उसी का कला बताया है जो शरीर में कुछ देर रुकता है, और जो नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसका नाम, इसका नाम ओजो धरा कला जरूर, लेकिन इसको ओजो धरा कला से यदि अपन जोड़ेंगे तो ये सारे हाँ लक्षण उधर बिल्कुल फिट बैठेंगे, क्योंकि इनके जो बराबर। लक्षण बताए हैं शुक्र छह वगैरह के, और इनका तो क्लियर बताया उन्होंने सुश्रुत में तो, कि बस्ती से 2 अंगुल नीचे तो जिसका क्षय होता है, उससे आप, उसका निकलने का रास्ता उसका वही है। हाँ आपका सही बताया, आपने जो भी बताया सही बताया। ओज जो है वो सभी धातुओं का सार भाग है। जैसे फूलों का सार भाग मधु होता है, तो मधुमक्खी सब सार भाग लेती है ओज। वो आपने सब सही बताया, लेकिन ओजो धरा कला ऐसा शब्द यूज नहीं किया गया। अब इस पे आपका मैं तो मैं बात, हर मैं बात सही शब्द है। का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इसको अपन उस तरह से फिजियोलॉजिकली, ट्रीट करके चलेंगे, शुक्रधरा कला को ओजो ओज के हिसाब से लेके चलेंगे, बजाय हाँ इसके कि सारे शरीर में जो होता है वो शुक्र नहीं होता है, सारे शरीर में ओज रहता है। और ओज क्योंकि सर जो स्पर्म स्पर्म वगैरह निकलता है तो उसके हिसाब से स्पर्म को लेते हैं अपन शुक्र के हिसाब से, और ओजो को लेंगे अपन पूरे शरीर में, प्रत्येक प्राणी में, चाहे वो मादा है चाहे नर है, प्रत्येक शरीर में ओज रहता है, उसके हिसाब से इसको अपन ट्रीट करेंगे तो मेरे हिसाब से इसका जो आपका बात फिट है वो सही है। फिट बैठता है। जो भी दवाइयाँ शुक्र बढ़ाती है वो ओज भी बढ़ाती है, ओजोवर्धक दवाइयाँ भी होती है। आपका बात, हर बात सही है, लेकिन शुक्र जो सर है वो रास्ता वो नया है कि सेल यदि बनाता अपन है। जो फर्स्ट में जैसे अपन का कोई चीज अपन के चार पांच छह आदमी बैठे हुए हैं, यदि हम्म। पास में जिसके चीज है वो वहां पहले जल्दी पहुंच जाएगी, वहां उसके पास पहुंचाएंगे छठे आदमी के पास, तो अपन जी। का शुक्र बढ़ाएंगे तो अपन का ओज बढ़ जाएगा उससे। यदि अपन हम्म। रस को बढ़ाने के लिए देंगे, रस से लेंगे तो अपने को टाइम लगेगा उसमें, तो हम्म। उसके हिसाब से अपन उसको शुक्र बढ़ाने के लिए और अपन की आगे की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सकती है। और हम्म। स्त्री और जो अपन के गर्भ धारण के लिए जरूरी है, गर्भ धारण के लिए शुक्र जरूरी है, स्पर्म का होना जरूरी है, तो उसके लिए अपन शुक्र को बढ़ाते हैं, तो उसके हिसाब से अपन दोनों काम सिद्ध हो जाते हैं। हम्म। सही बताया आपने, लेकिन शुक्र और ओज इसको हम पृथक ऐसे समझ भी नहीं सकते, दोनों इंटर रिलेटेड ही है। ऐसा देखा जाए तो शुक्र हाँ, का क्षय होगा तो ओज ये का भी सही क्षय है। होगा। जी, सही बताया आपने। इस पे और विचार करना चाहिए, आपकी बात पे और गौर करना चाहिए। जी सर, थैंक मैंने यू। तो इसमें आज बहुत कुछ देखा और पढ़ा, मेरे समझ में ये आया, आगे जो लोगों का विचार है वो ठीक है, मेरे हिसाब से आयुर्वेद के हिसाब से मैंने क्योंकि देखा, तो हाँ, उसके हिसाब से मेरे दिमाग में जो चीज आई वो मैंने बोला। बहुत सही बताया आपने सर। और तनिका मैडम, हरिहर सर, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। हरीश बत्रा सर, गंगवार सर, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? नहीं? तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ। अभी आप लोग ना थोड़ा 1 घंटे का ब्रेक लीजिए। अब हम 9 बजे मिलेंगे। अब हम लोग केस टेकिंग पे बात करेंगे। 9 से 10 बजे का हमारा जो, हाँ सर बोलिए, बोलिए मैम। हेलो। हाँ जी, प्रणाम सर। सर मेरे को वो कंचन मैम से पूछना था, जो उन्होंने ईयर ड्रम वाला केस बताया ना, थोड़ी आवाज नहीं आ रही थी क्लियर, कि हाँ उन्होंने क्या दिया उसमें और कैसे सोच के दिया, वो थोड़ा सा कंचन डिस्क्राइब मैम, करेंगे। आप एक बार फिर से केस के बारे में बताइए, कंचन मैम। प्रणाम सर। जैसे कि मैम सर हमेशा बताते थे, एक्चुअली मैं पहले से सर को एकदम ब्लाइंडली फॉलो करना स्टार्ट कर दी थी। जब सिलेक्शन स्टार्ट हुए थे सर के, मैंने स्टार्ट किया था सुनना। तो अभी तो कैसे ना, तब मुझे समझ में भी नहीं आता है कि मैं एक्चुअली ये मेडिसिन उस पर वर्क करेगी या नहीं करेगी। पर सर हमेशा बोलते थे जहाँ पे रीजनरेशन चाहिए वहां पे शुक्र भी हमारी बॉडी में अच्छा चाहिए। तो वो लेडी में ऐसे मैंने सोच के तो नहीं दिया था, बस मैंने ऐसे सोचा था कि यहाँ पे रीजनरेशन चाहिए, इसलिए मुझे इसका शुक्र अच्छा करना है। तो वहां पे मैंने शुक्र गण वाली पूरी मेडिसिन लेके उसका काढ़ा बना के, एक्चुअली मैंने उसको लिख के ही दिया था। मुझे जो द्रव्य उसमें दिए गए हैं वो पूरे द्रव्य तो उसको मिले नहीं थे, कुछ द्रव्य मिले थे, कुछ नहीं भी मिले थे। फिर भी मैंने उसके काढ़े के फॉर्म में उसको चलाया था, क्योंकि वो बाकी का जैसे यहाँ पे तो आधी चीजें मिलती है आधी नहीं मिलती है। तो उसको जो मिली थी ना, उसने जैसे पानी में बॉईल करके हम जैसे पकाते हैं ना, तो जैसे 7-8 ग्राम वो मेडिसिन को लेके 4 कप पानी में उसको बॉईल करके उसको मैंने बस काढ़ा छान के पीने के लिए बोला था। कंटिन्यूअसली 3 महीना उसने फॉलो किया। उसको उसकी जो तकलीफें थी वो काफी हद तक रिड्यूस होना स्टार्ट हो गई थी।
पर मैं श्योर नहीं थी, क्योंकि मुझे जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक मैं बोल ही नहीं सकती हूँ ना कि ये ठीक होने वाला है, क्योंकि मैंने जितने भी केसेस देखे थे तो ईयर ड्रम परफोरेशन मोस्टली बोला जाता है कि ये हील नहीं होता है। इवन वो डॉक्टर ने उसको देखा सेकेंड टाइम जब उसका ऑटोस्कोप से अंदर देखा गया तो उसको भी वो विश्वास नहीं हुआ था कि ये कैसे हील हो गया, क्योंकि मोस्टली छोटे बच्चे हैं तो वहां पे रिजनरेशन इजीली मिल जाता है। समझो एक आधे बच्चे में बचपन में ही उसकी बहुत ज्यादा सर्दी खांसी होती है तो उसके ईयर ड्रम परफोरेट हो जाते हैं, तो वो फिर हिल भी हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है माँ बाप को। पर ये कैसे है ना, एज 31 करीब करीब थी, तो यहाँ पे रीजनरेशन मुझे नहीं लग रहा था कि होगा। पर फिर भी मैंने जस्ट ब्लाइंडली सर को फॉलो किया और दिया, वहां पे मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। तो इसलिए मैंने शेयर किया, क्योंकि ये स्पेसिफिक जैसे शुक्रधारा कलश, जैसे सर ने बोला ना कि हर जगह पे है हमारे बॉडी में, यहाँ पे भी है। ऐसे ईयर ड्रम में भी हम ऐसे सोचे कि वहां पे रीजनरेशन करना है, हमारा शुक्र ही कम है तो हम शुक्रवर्धक दवाइयां देके अगर कला को अच्छा करें, क्योंकि ईयर ड्रम मतलब ये एक मेम्ब्रेन ही है ना वो। तो उसको अगर हमने वो मेडिसिन देखे वो शायद वहां पे रीजनरेट हो गई होगी, वहां पे जो न्यू न्यू सेल्स है वहां पे डेवलप हो गए, मतलब वो रीजनरेट हो गई वहां पे, तो उसका मतलब जो प्रॉब्लम था तो वो सॉल्व हो गया। जी सर। और मुझे एक थैंक चीज, यू सो मच एक मैम, बहुत छोटी अच्छा चीज बताया। बतानी है कि अभी सर ने जो बात बताया, महेंद्र सर ने, वो बहुत ही अच्छा बात बताया। लेकिन अभी जैसे कंचन मैम ने कहा कि मेम्ब्रेन को रीजनरेट करना है, तो हम धातु समझ के, धातु, धारणा धातुआ, धातु समझ के हम शुक्र पे काम करेंगे तो मेम्ब्रेन बनेगा। यहाँ पे हम ओज नहीं समझेंगे कि हम ओज बढ़ा के ओजोवर्धक दवाई देके कान को ठीक करेंगे, क्योंकि वो धारणा धातु है, धारण करने वाला क्या है, धातु है। तो वहां पे हम जब इस तरह से काम करेंगे ना कि शुक्र धातु को अच्छा करना है, तो मेम्ब्रेन रीजनरेट हो रहा है। तो यहाँ ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ओजोवर्धक जब हम बोलते हैं तो होल बॉडी का इम्यूनिटी, होल बॉडी का वो व्यापकता आता है। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है ये चीजों में। ओज को तो धातु का सार बोला गया है, उसका महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ, आप लोग को और कुछ बोलना है तो बोलिए। सर जो शुक्र का जो क्षय बताया मैंने उसके हिसाब से सोच रहे हैं अपन की, जो अपने ग्रंथों में बताया कि शुक्र के क्षय होने पर क्या होता है आपका बात सही और है। ओज के क्षय होने से क्या होता है। आपको तो मैं अपन जब प्रणाम शुक्र का करता क्षय हूँ। होगा। हाँ, आप मेरा बस बात सुनिए, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपने सही बताया, 100% सही बताया। लेकिन उन आचार्य लोगों ने ये भी बोला है कि जब शुक्र क्षय होता है तो प्रतिलोम क्षय भी होता है। मतलब शुक्र क्षय होगा तो मज्जा भी क्षय होगा, सब धातु का क्षय होगा, प्रतिलोम क्षय से यक्ष्मा तक जाता है, और ओज क्षय भी होता है। ओज का बारे में वो पांडुरोग में भी ओज क्षय बोल रहे हैं, प्रमेह में भी बोल रहे हैं। तो इस पे और अभ्यास करना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं सब सही है, आपकी बात, उस तरह से भी सोचना चाहिए हमें। लेकिन जब रीजनरेट करने का है तो हम एक धातु पकड़ के फिर आगे चले तो हमारे लिए इजी होता है। हम ओज को बढ़ा के और कान का पर्दा ठीक कर रहे हैं, ये ट्रीटमेंट थोड़ा लॉजिकली, मतलब मुझे नहीं समझ आएगा करना। आपका बात सही है, शुक्र क्षय में ओज क्षय होता है, चेहरे निस्तेज होता है, मतलब ओजस्वी चेहरा कम ये होता है, धातु का आपका हर बात सही है। लेकिन चिकित्सा पर्पज से अगर हम देखें तो चिकित्सा हम ओज को बढ़ाने वाला देंगे, लेकिन हम शुक्र को बढ़ाएंगे तो वो रीजनरेट करेगा। इस तरह से थोड़ा सोचना चाहिए। ओज जो है वो धातु नहीं बोला है उसको, ओज कभी रीजनरेट नहीं करेगा, वो व्याधि क्षमत्व बढ़ाएगा। और शुक्र जो है वो गर्भोत्पादक, मतलब अपने जैसा ही सेल बढ़ाएगा, बनाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन है। इस तरह से मैं बोल रहा हूँ। सही है कि गलत है आप सर, महेंद्र सर आप बोलिए। नहीं सही है, खैर वो तो उसके हिसाब से अपन सोच के चल रहे हैं। मैं रीजनरेशन का जो काम है इसमें अपने जो मैं ग्रंथों के हिसाब से बता रहा हूँ कि उसके हिसाब से अपन चल रहे हैं सारा ही। हाँ, आपका बात क्योंकि भी जो सही है। रीजनरेशन का काम है वो शुक्र के हिसाब से जो अपन मानते हैं, शुक्र तो प्रॉपर में स्पर्म के हिसाब से में लेके चलते हैं। पूरे शरीर में यदि कोई चीज है तो शुक्र धरा कला अपन कहते हैं, लेकिन शुक्र धरा कला पूरे शरीर के लिए नहीं मानते कि उसका जो क्षरण होता है वो क्षरण नहीं मूत्र सर, वो में। शुक्र व स्त्रोता से आप बोल रहे हैं, लेकिन कला पूरे बॉडी में बोला है, सर्व शरीर व्यापिनी, सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापिनी ऐसे बोला है। आपकी बात जो आप जो बोलना चाह रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन हम जैसे ओज, सर है वो रक्त धरा कला है। रक्त धरा कला उन्होंने बता दी केवल यकृत और पीलिया,
लेकिन अपन पूरे शरीर में मान के चलते हैं, पूरे शरीर में रक्तधरा कला होती है, हाँ, आपका बात और सही है। उसके हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं अपन। सही बताया मैं आपने। आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ सर, लेकिन इसका बुरा मत मानना। मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, इस पे तो चर्चा होने से मजा आता है ना, कि कुछ नया चीज सीख रहे हैं। तो आप जो बोल रहे हैं उस तरह से बोल रहे हैं, वो तो सही बात बोल रहे हैं आप, 100% सही बोल रहे हैं कि शुक्र क्षय होगा तो ओज क्षय होगा। ये बात सही बता रहे हैं आप, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब हम कुछ चीज नया बना रहे हैं तो शुक्र ही नया बनाता है। ओज जो है वो, मतलब वो नया बनाएगा, इस तरह से हमने नहीं पढ़ा है उसको। हाँ सर, और आप उसके बारे में, आप तो और शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं, थोड़ी सी और सोचना उसके बारे में, आप भी सोचना, मैं भी वो किताबों को वापस देखूंगा, तो उसके बारे में फिर हाँ कभी चर्चा कर लेंगे और बैठ के। हाँ, शुक्र ही नया सेल बनाएगा, ओज नहीं बनाएगा। ओज बहुत इंपॉर्टेंट है, धातुओं का सार भाग है। हाँ, आपकी बात जो है इस पे हम लोग और चर्चा करेंगे और मजा आएगा, करेंगे हम। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। हाँ, जितेंद्र कुमार। सर हाँ सर बोलिए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। सर जो जो सर ने बताया है, महेंद्र सर ने, जो स्थानिक शुक्र होता है और सार्वधायिक शुक्र होता है, और वो किताबों में भी हम भी बीएमएस में ऐसा सर पढ़ा है कि जो जो स्थानिक शुक्र है वो स्फटिकावम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधि च शुक्रम इच्छन्ति के चितु तैल क्षुद्रम निभम तथा। सर जैसे ईखू में रस होता है और वो पुष्प में सुगंध होता है, इस तरह सार्वदैहिक शुक्र जो होता है वो सर्व शरीर में व्याप्त होता है। वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब शुक्र का किरण होता है वो सर्व शरीर में जो सिहरण आता है, उसका प्रमाण है कि शुक्र सर्व शरीर व्यापी है। ऐसा सर मैं बोलना चाहता था। बहुत सही बताया आपने। ये आपने वो बिल्कुल सही शब्द है जी सर, रखे। सर। इसके इसके अपन तुलना कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये इनका इनका थ्योरी एकदम फिट बैठ रही है पूरी। मतलब वो स्थानिक शुक्र और सार्वधानिक शुक्र, हाँ, ये सही है, ये थ्योरी बैठ जाती है। ये फिर ओज पे जाके पड़ जाती है, या कैसे भी उसको शुक्र को मान सकते हैं अपन, सार्वधानिक शुक्र मान सकते हैं उसको। ये हाँ। सही है। सर सर जो ओज होता है वो शरीर में वो अस्थिर होता है, और अष्ट बिंदु का प्रमाण बताया गया है ओज का। अष्टबिंदु और पूरे शरीर में आधा अंजलि, ऐसा बताया, पर हाँ। ओज अपर ओज। अच्छा सर सर। हाँ, और पर वो ओज पर ओज। लेकिन वो ऐसा वो अस्थिर होता हमारे। है, स्थिर नहीं होता है, इसलिए उसके लिए कला नहीं बोली है। और वो धातु नहीं होता है, वो तो सार भाग है, सभी धातु। सर 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 ठीक है सर। सर मुझे बहुत अच्छा लगा आज, जो शुक्रधरा कला के बारे में इतना सारी जानकारी मैंने कभी भी बीएमएस में नहीं पाया। और सर आपको मेरा क्या करूं, बार बार कोटि कोटि प्रणाम है सर मुझे आपका ग्रुप में रखने के लिए। और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपका क्लास में आकर अपने आप को बहुत धन्य मान रहा हूँ सर। जी। और जो कंचन मैडम ने बताया ना कि कान के पर्दा को नया बनाना है, में शुक्रधरा कला को अच्छा करेंगे तो कान का पर्दा नया बनता है। ये साइंस जो है ये मॉडर्न डॉक्टर के पास नहीं है। वो बोलते हैं इरिवर्सिबल सेल डेथ, एक बार सेल डेथ हो गया तो डेथ हो गया, हम नहीं बना सकते। लेकिन आयुर्वेद मानता है कि हम नए सेल बनाते हैं। जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसमें जब हम बस्ती देते हैं, हम कुष्ठ की चिकित्सा करते हैं, हम दवाइयां देते हैं, तो जो मेम्ब्रेन है इंटेस्टिनल, जो सेरोसा लेयर, म्यूकोजल, सब म्यूकोजल, मस्कुलरिस लेयर, वो नए रीजनरेट करते हैं। तो कौन कर रहा है? शुक्रधरा कला कर रही है ना। अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट आयुर्वेद से क्यों ठीक होते हैं? एलोपैथी से नहीं होते, वो ऑटोइम्यून मान के उसको छोड़ देते हैं, नहीं होता है। अब इसी तरह से जब लंग्स में फाइब्रोसिस हो गया, वहां पे कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, पूरा लंग्स सूख गया, ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, वो लोग बोलते हैं नहीं कर सकते हम, पेशेंट की डेथ होगी, इरिवर्सिबल सेल डेथ है। लेकिन हम लोग बस्ती देते हैं, हम दवाइयां देते हैं, रक्त धातु पे काम करते हैं, रक्त के फेन से बनाए, हम ओजोवर्धक दवाइयां देते हैं, स्वर्णकल, श्वासकस, चिंतामणि वगैरह देते हैं, तो लंग्स हमारे पेशेंट के ठीक हो जाते हैं। तो वो कैसे होता है? तो शुक्रधरा कला लंग्स में भी है हमारे, फुफ्फुस में भी है, सब जगह है वो, बराबर है ना। अब हम इसमें ये बात को लेके कितना चिकित्सा में हम आगे बढ़ते हैं, वो हमारा और पढ़ाई होना चाहिए डीप। हाँ बोलिए, चरिता इसमें मैम। सर ये क्लियर हो गया, स्थानिक शुक्र जी और सर। सापेक्ष शुक्र एक दूसरे हाँ। से कांटेक्ट होते हैं, उनका उन दोनों का संबंध रहता है, स्थानिक शुक्र और सापेक्ष शुक्र का। और उसको हम्म। अपन जो स्थानिक शुक्र पढ़ाएं या सापेक्ष शुक्र पढ़ाएं, शुक्र की वृद्धि कर रहे हैं अपन,
और उसके हिसाब से अपने आगे जो काम है वो अपने रिजनरेशन वगैरह का वो काम अपना पूरा हो रहा है। तो ये बराबर। बिल्कुल सारी स्थिति इसमें क्लियर होती है, अपन जो चल रहे हैं उसको उसके हिसाब से ही इसमें सेट हो जाता है पूरा। जी, बहुत जी सही। सर। का चर्चा बहुत सही हुआ। इसको लेके हम और चिकित्सा और अच्छा करने वाले हैं, अपने पेशेंट में इसका एप्लीकेशन करेंगे कि हर पेशेंट में जहां रीजनरेशन करना है, जैसे स्पाइनल इंजरी हो गया, पेशेंट बेड रिडन है। अभी जैसे वो प्रशांत भट्ट जी के एक पेशेंट थे, कुलदीप जी, उनका ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो प्रशांत भट्ट जी ने जो दवाइयां दिया उससे पेशेंट रिकवर हो रहा था। मतलब शुक्रधरा कला अच्छा करे थे, वो रिकवर हो रहा था। तो ये शुक्रधरा कला सबसे इम्पोर्टेंट है, आयुर्वेद का सबसे बड़ा संपत्ति है ज्ञान के रूप में, इसको हमें और प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, आप लोग कुछ और बोलना चाहते हैं? नहीं? तो मैं अभी सेशन बंद कर दूं, क्योंकि अभी टाइम हो गया है, इस पे हम और चर्चा करेंगे बाद में। अब हम 9 बजे मिलते हैं, 8 बज गया है, 1 घंटा बहुत काफी है चर्चा के लिए। अब 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। 9 बजे आप लोग के अगर कोई पेशेंट है तो वो जरूर आइए। ओज और शुक्र में क्या अंतर है? सर शुक्र जो है, प्रशांत भट्ट जी पूछ रहे हैं, शुक्र है वो धातु है, ओज जो है वो धातुओं का सार भाग है। ये थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं।